सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं CHSL 2024 के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने नोटिफिकेशन की PDF खोल रखी है। इसी से हम आज डिस्कस करेंगे कि PWD कैंडिडेट को CHSL 2024 का फॉर्म कैसे भरना है और जो ऑप्शंस हैं जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो किसके तरीके से टिक करने हैं, और जो भी आगे थोड़ा बहुत डिटेल होगा वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। इसमें जैसे कि LDC की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वगैरह वगैरह है। इसमें ये वाला जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये है कि सूटेबल डिसेबिलिटी कैटेगरीज, यानी कौन कौन से दिव्यांगजन ये फॉर्म भर सकते हैं और किस कौन कौन सी कैटेगरी अलाउड है, किस किस पोस्ट के लिए अलाउड है। ये जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, ये LDC के लिए है और ये JSA के लिए दी हुई है। पूरा ये पहला दूसरा कॉलम मर्ज हुआ है, तो आप यहीं से देख पाएंगे। अगर किसी को डाउट है तो यहाँ से देख लेगा वो। फिर जब अपन इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे उनके फुल फॉर्म लिखे हुए हैं, डिसेबिलिटी के फुल फॉर्म लिखे हुए हैं ये, और ये जो फिजिकल रिक्वायरमेंट लिखे हुए हैं, यानी अगर कोई पूछता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, चलना उठना बैठना, ये सब है। ये सब मेडिकल में काम आता है कि अगर आप मेडिकल कराने जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम दिव्यांग हैं और मेडिकल का, तो आप ये साथ में प्रिंट निकाल कर ले जा सकते हैं कि हमारे जॉब में ये रिक्वायरमेंट है और हम ये फुलफ़िल करते हैं। ठीक है, अब आगे अपन सीधा चलेंगे उस पेज पे जहाँ पे डिसेबिलिटी फॉर्म के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन कौन से ऑप्शन अपन को सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो वहीं चलते हैं। हाँ, ये जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पॉइंट नंबर 27.1, 27.2, 27.3, 27.4, ये चार जो ऑप्शंस होते हैं, ये चार जो ऑप्शन हैं ये PWD कैटेगरी से, जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये PWD कैटेगरी से रिलेटेड हैं। तो मैं एक एक ऑप्शन एक एक कैटेगरी को लेके बताता चलूँगा कि किस किस कैटेगरी वाला कैसे इस फॉर्म को भरेगा। जैसे पहले मैं BH का बताऊंगा, फिर मैं OH के बारे में बताऊंगा, फिर मैं HH के बारे में बताऊंगा, फिर मैं मल्टीपल डिसेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। सबके ऑप्शंस टिक करने के अलग अलग हो सकते हैं और इसमें जिनको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है उनका भी मैं जिक्र कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले BH का देखते हैं। BH में जैसा कि आप पहला देख पाएंगे 27.1 बोल रहा है कि क्या आप 40% या उससे ज़्यादा के जो हैं आप BH यानी ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आप आते हैं क्या। ठीक है, ये बोल रहा है। तो अगर आप BH हैं, अगर आप BH हैं तो आप इस पर यस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आप सिर्फ BH हैं। और 27.2 पूछ रहा है कि क्या आपके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है या आप OH कैटेगरी में जो सेरेब्रल पॉलिसी होती है यानी CP आप उससे बिलोंग करते हैं। तो अगर जो BH हैं वो इसमें नो कर देंगे। ठीक है, 27.3 में पूछ रहा है कि कुछ पारा नंबर दिए हुए हैं 70.2, 70.3 और 7 और कुछ दिए हुए हैं। तो इनके अकॉर्डिंग क्या आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये उसके लिए है। ये नॉर्मली अफेक्ट करता है जिनके में पैरालिसिस होता है या जिनके हैंड में प्रॉब्लम होती है, वन हैंड या बोथ हैंड, ये उनके रिलेटेड होता है। और जो चौथा ऑप्शन है 27.4, ये है स्काइप का, यस और नो। अगर आप इस पर यस करते हैं, BS ऑप्शन वाले यस करते हैं, तो आगे डिटेल आपका पूछ सकता है कि आप अपना स्काइप लेंगे या दूसरा खुद अरेंज करेंगे, ये सब चीज़ें वो पूछता है। ठीक है, ये हो गया BH का। अब अपन आगे देखेंगे HH वाला। तो HH वाले के लिए यहाँ कुछ है नहीं, क्योंकि HH वाले को ना तो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना उसको लिखने उखने प्रॉब्लम होती है। HH वाला इन सब पे नो करेगा और शायद उनके में ऑटोमेटिक ही ये ऑप्शन डिसेबल रहेंगे, उसको कुछ करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ना उसको स्क्राइब की सुविधा मिलेगी ना कुछ। और आगे फिर देखते हैं OH कैटेगरी। जब कोई कैंडिडेट OH कैटेगरी क्लिक पे होगा तो उसके में ऑटोमेटिक ही 27.1 का ऑप्शन डिसेबल होगा, यानी अपने आप ही वो नो पे क्लिक होगा और वो डिसेबल होगा। ठीक है, फिर उसके में ऑप्शन खुलेगा 27.2
ये वाला ऑप्शन खुलेगा उसके में। अगर उसके में बोथ आर्म में प्रॉब्लम है या वो सीपी है तो उससे वो यस करेगा, अदरवाइज़ वो नो करेगा। ठीक है, फिर 27.3 में देखते हैं कि पारा 72 और 73 के अकॉर्डिंग। तो अब हम ये पारा देख लेते हैं, फिर इसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। 7.2 7.3 ये आ गए पारा। ठीक है, इसमें जो स्काइप के लेके कुछ दिए हुए हैं ऑप्शंस, अपन 7.1 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है इन केस ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। सबसे पहले बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब होता है जो डिसेबिलिटी 40% या उससे ज़्यादा है उसको हम बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इन द कैटेगरी ऑफ ब्लाइंडनेस लोकोमोटिव डिसेबिलिटी बोथ आर्म अफेक्टिव यानी BA सेरेब्रल पॉलिसी स्क्राइब प्रोवाइडेड। अगर वो मांग करता है तो फिर उसको स्क्राइब प्रोवाइड किया जाएगा। पहले वाले वन में 7.1 में सिर्फ 2 ही कैटेगरी दी हुई हैं, ब्लाइंडनेस बोथ आर्म या सेरेब्रल पॉलिसी। ठीक है, ये उसके लिए है। 7.2 में दे रखा है इन द रिमेनिंग कैटेगरी, यानी इन दो ऊपर की 2 कैटेगरी को छोड़ के 3 को छोड़ के अगर कोई कैटेगरी है, ठीक है, इन द रिमेनिंग कैटेगरी ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज द प्रोविजन ऑफ स्क्राइब विल बी प्रोवाइडेड ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट। यानी अगर आपको स्क्राइब की सुविधा चाहिए अदर कैटेगरी को तो आपको एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा एग्जामिनेशन के टाइम पे। समझ रहे हैं? इस अफेक्टेड दैट पर्सन इज कंसर्न्ड हैज फिजिकल लिमिटेशन टू राइट, इसको नॉर्मली बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ राइट का एनेक्जर्स। ठीक है, एंड द स्क्राइब इज एसेंशियल टू राइट, यानी आपको एक डॉक्टर से स्क्राइब एक एनेक्जर बनवाना पड़ेगा। ये जो नीचे दिए हुए हैं कि आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है तब आपको इसमें स्क्राइब दिया जाएगा। बाकी ये ऊपर की 3 कैटेगरी को छोड़ के BH बोथ आर्म और सेरेब्रल पॉलिसी को छोड़ के ये आपको इसमें एक एनेक्जर 1 बनाना पड़ेगा। ये एनेक्जर 1 अपन बाद में देख लेंगे। अपन 7.3 पे आते हैं। फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब विल बी आल्सो प्रोवाइडेड कैंडिडेट हैविंग डिसेबिलिटी लेस देन 40%। ये 7.3 वाला उनके लिए है जिनकी डिसेबिलिटी 40 से कम है। वो कैंडिडेट जिनकी डिसेबिलिटी 40 से कम है, वो चाहे कोई भी हो, VH हो, 1 हैंड हो, कोई भी कैटेगरी हो, बोथ हैंड हो, कुछ भी हो, जिनकी डिसेबिलिटी 40 से कम है, उनको ये एनेक्जर 1A बनवाना पड़ेगा अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कहीं से जाके कि ये हमको लिखने में प्रॉब्लम है। सर्जन से जाके, CMO से जाके वो ये साबित कर सकें एग्ज़ाम के टाइम पे, ये दिखाना पड़ेगा और फोटोकॉपी जमा करना पड़ेगा कि हमको लिमिटेशन ऑफ राइटिंग है। और सेम चीज़ आपको जो ऑप्शन था 27.3 आपको उस पर ऑप्ट करना पड़ेगा, यानी उसको आपको येस करना पड़ेगा, तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन समझ में आ गए। फिर लोग अक्सर पूछते हैं कि सर अगर जैसे कि हम स्क्राइब नहीं लेना चाहते हैं, बोथ आर्म वाले हुए, BH वाले हुए, या जो डिसेबिलिटी लेस देन 40% वाले हुए, ये 7.3 वाले हुए, तो क्या हमको ऐसा टाइम मिलेगा? तो इसके लिए भी एक दिया हुआ है, आप देख पाएंगे। ये 7.9 पे दिया हुआ है। कैंडिडेट रिफर्ड एट पारा 7.1, 7.2 एंड 7.3 जो इन पारा के अंदर आते हैं, हु आर एलिजिबल फॉर द यूज ऑफ स्क्राइब बट नॉट अवेल द फैसिलिटी ऑफ स्क्राइब विल आल्सो बी गिवन कंपल्सरी टाइम 20 मिनट पर आवर। यानी जो इन पारा के अंदर आते हैं और वो स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं, जैसे VH हैं, बोथ आर्म है, CP है, 1 आर्म है, जिसे ये इनको स्क्राइब मिल सकता है। अगर वो स्क्राइब नहीं भी लेते हैं तब भी उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। जैसे VH अगर हम स्क्राइब नहीं भी लेते हैं तभी हमको एक्स्ट्रा टाइम ऑटोमेटिक मिलता है, बोथ आर्म वालों को मिलता है, और 1 आर्म वालों को एनेक्जर दिखाने के बाद मिलता है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे ख़त्म हो गए। अब चलते हैं वापस फॉर्म पे। ये आ गए वो ऑप्शंस। ठीक है, हमने OH तक की बात कर ली थी। OH में अपन 27.3 में थे कि जिनमें पारा का जिक्र हो, जिन लिमिटेशन ऑफ राइटिंग हो, यानी जिनके 3 कैटेगरी को छोड़कर VH, बोथ आर्म और CP, इनको छोड़कर अगर कोई अदर कैटेगरी वाला है, 1 आर्म है या कोई भी अफेक्टेड कैंडिडेट है, या फिर लेस देन 40 वाला है, 1 आर्म, VH या कोई भी, वो इस पर यस करेगा।
और एक एनेक्जर वो एनेक्जर 1 और 1A बनवाएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे दिखाएगा। ऐसे ही सेम वो स्काइप अगर चूज़ करना चाहता है यस और नो, और अपना या एसएससी का जो भी हो मीडियम वगैरह सब वो सिलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब अगला कैटेगरी अपन देखते हैं एमडी वाला। तो जब वो एमडी कैटेगरी सिलेक्ट किया होगा तो यहाँ पे उसके ऑप्शंस खुलेंगे। ठीक है, यहाँ उसका ऑप्शन ये पहला वाला खुलेगा मेरे ख्याल से, जो इसका आएगा तो वो देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है जानकारी थोड़ा बहुत डिफ़र हो, क्योंकि मैं BH हूँ, और जैसे कि एमडी वाला अभी तक मैंने कोई फॉर्म भरा नहीं है और मेरे टच में आया भी नहीं है। तो जितना मैं बता दूं, अगर उनके में 27.1 यस है, यानी अगर वो एमडी है और वो VH कैंडिडेट भी है, यानी अगर VH कैंडिडेट है चाहे वो 40 हो या 40 से लेस देन हो, कोई भी हो, तो वो उस पर अगर 40 से ऊपर है या 40 है तो वो इस पर 7.1 पे यस करेगा। अगर जैसे उसकी VH 20 है और कोई भी दूसरी 30 है, मिल के 40 से 45 बनता है या 50 बनता है, तो वो उस पर ये नो कर देगा। ठीक है, 7.1 पे। और अगर 40 से ज़्यादा है एमडी में उसकी कैटेगरी तो इस पर यस करेगा। ठीक है, और जब वो इस पर 70.1 पे यस करेगा तो उसकी जो नीचे वाली ऑप्शन है मेरे ख्याल से वो डिसेबल हो जाएंगे। 27.2, 27.3 ये अपने आप ही मेरे ख्याल से डिसेबल हो जाएंगे, क्योंकि पहले वाले पे यस करने पर उसको अपने आप ही स्काइप वाला की सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि ये भी स्काइप देने के ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये अपने आप वही चौथे वाले ऑप्शन पे आ जाएगा 27.4 पे। ठीक है, और सपोज़ करिए वो BH नहीं है और वो बोथ आर्म है। ठीक है, और VH नहीं है, बोथ आर्म के साथ साथ और जैसे HH है, बोथ आर्म और HH, तो वो 27.2 पे यस करेगा। ठीक है, अगर वो बोथ आर्म या सेलुलर पॉलिसी है। अगर ये नहीं है तो अगर वो कोई ऐसा है जिसकी डिसेबिलिटी 1 आर्म है, HH है, या 1 आर्म है और 20% VH है, तो वो इस पर टिक करेगा 27.3 पे। तो जब वो इस पर टिक करेगा तो उसका स्काइप वाला ऑप्शन भी साथ में इनेबल हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला जो अदर कैटेगरी है ये थोड़ा सा ऑप्शन पे टिक करता है कि आपकी कैटेगरी कैसा है, आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो मैं कुछ ऐसा बता रहा हूँ, आज से कुछ सिमिलर ही आपके साथ देखने को मिलेगा। हो सकता है वो थोड़ा बहुत डिफर तो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मेरे को भेज सकते हैं, मैं आपकी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। जब आपके पास ऐसा ऑप्शन होगा, जब आप इस वाले 27.3 पे यस करेंगे, ठीक है, तो स्काइप वाला भी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको कोई ऐसा है कि आप कुछ नहीं चाहिए है, आप सिर्फ अदर कैटेगरी हैं, आपको स्काइप की सुविधा नहीं चाहिए है, और तो आप सारे ऑप्शन पर नो करते जाएंगे। आपको स्काइप भी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं चाहिए, और कोई ऐसा है जिसको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है जो इन कैटेगरी पे आता है, तो वो इन ऑप्शन पे यस या नो करके अपना स्काइप ले सकता है। ठीक है, तो इतना आ गया। अब अपन चलते हैं अनेक्जर पे, अनेक्जर 1 और 1A। शायद ऊपर रह गया। ये देखिए, ये है अनेक्जर 1। ये अनेक्जर 1 उनके लिए है जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है। ठीक है, ध्यान तो सुनिएगा, जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ऊपर है, और वो इन 3 कैटेगरियों में नहीं आते हैं, VH, बोथ आर्म और सेल्युलर पॉलिसी में नहीं आते हैं, और उनको स्काइप की सुविधा चाहिए है या उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है, और उन्होंने 27.3 पे यस करा था, तो वो ये वाला अनेक्जर बनवाएंगे। जिनको लिखने में प्रॉब्लम है, वो साबित करना चाहते हैं कि हमको लिखने में प्रॉब्लम है, हमको स्काइप या एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है, तो वो इस पर यस करेंगे। इसके बाद जो ऑप्शन आता है अनेक्जर 1A, ये उनके लिए है जिनकी डिसेबिलिटी 40% से कम है, और वो यह साबित करना चाहते हैं, वो किसी भी कैटेगरी में हो, कि हमको लिखने में प्रॉब्लम है, हमको स्काइप या एक्स्ट्रा टाइम की सुविधा चाहिए है। हमको स्काइप नहीं चाहिए फिर भी हमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है, तो वो अनेक्जर 1A बनवाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सीमो से। इसके साथ साथ ही ये अंडरटेकिंग है उसी हिसाब से कि जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, वो ये वाला बनवाएंगे अनेक्जर 2 अंडरटेकिंग वाला अपने स्केल में, और जिनकी डिसेबिलिटी 40 से कम है वो अनेक्जर 2A बनवाएंगे। ठीक है,
तो ये सारा चीज़ पूरा हुआ। अब इसके बाद अगर आप सभी को इससे रिलेटेड और भी कोई सवाल चाहिए हैं जो इससे रह गए हैं, जो मैं नहीं समझा पाया हूँ, तो कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक उस पर रहेगा, आप लोग उस पर कमेंट करके पूछ सकते हैं या ग्रुप ज्वाइन करके मेरे उससे पूछ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने इस पर सब कुछ कवर कर रखा है। और अगर आपको किसी अदर टॉपिक पे भी वीडियो देखने हैं कि SSC CGL में हैंडीकैप को किस किस पोस्ट में मिलता है, एक्साइज इंस्पेक्टर, ये CBDT में क्या मिलता है, या वगैरह वगैरह, कोई भी अदर स्क्राइब, एक्स्ट्रा टाइम, DV के रिगार्डिंग और टाइपिंग एग्जाम्शन के रिगार्डिंग कोई भी चाहिए, मैंने वेरियस काइंड ऑफ वीडियो ऑलरेडी बना रखे हैं जो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यही रहेगा। मिलते हैं ऐसी किसी दूसरी वीडियो में दिव्यांग जन से रिलेटेड मुद्दों पर बात करते हुए। नमस्कार, जय हिंद।